हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 की अंतिम पाठ यानी कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में को पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले जो हमने पाठ 3 का जो हमने पाठ 3 पढ़ा था बिस्कोहर की माठी, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का रचित है। तो सबसे पहले हम उनका परिचय है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें पाठ के साथ में परिचय ना दे करके इसके किताब के पीछे ही इन सब के परिचय दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी का थोड़ा सा परिचय है वो पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए कि ये इतने महत्वपूर्ण रचनाकार नहीं है। इनका केवल एक ही है, नंगा तलाई इनकी आत्मकथा है। और इनका जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म बिस्कोहर गांव, बिस्कोहर की माटी, बिस्कोहर गांव, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्कोहर गांव, जिला बस्ती, सिद्धार्थनगर, यूपी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। तत्पश्चात बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे पहले कानपुर और बाद में वाराणसी गए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। यहीं से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से दोस्तों इन्होंने सारा का सारा इन्होंने अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। उनकी रचनाओं में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कहा जाता है, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में कुछ कहानियाँ, कुछ विचार, प्रमुख आलोचना और इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं। पेड़ का हाथ, जैसा कह सका, प्रमुख इनके कविता संग्रह हैं। तो इनकी कुछ फेमस रचनाएं इतनी ज़्यादातर है नहीं। इन्होंने जो है आलोचना ग्रंथों पर ही इन्होंने काम किया है, जैसे लोकवादी तुलसीदास हो गए, मीरा का काव्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आरंभ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अद्दहमान अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मिल करके, जिसे एचपी द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है, अब्दुल रहमान, जो कि हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि के भी माने जाते हैं। तो उनकी जो एक रचना है संदेश रासक, उसका इन्होंने संपादन किया था। कविताएं 1963, कविताएं 1964, कविताएं 1965 अजित कुमार के साथ, वह हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ संपादित की। हाल ही में उनकी एक और पुस्तक व्योमकेश दरवेश, ये दोस्तों आपको याद रखनी है, ये इनकी पुस्तक है, वो हाल ही में इनकी प्रकाशित हुई है, जिस पर इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। तो ये आपको याद रखनी है कि व्योमकेश दरवेश है वो किसकी रचना है, वो है आपके विश्वनाथ त्रिपाठी की। और ये किसके जीवन पर केंद्रित है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर केंद्रित है। और जब हमने बिस्कोहर की माठी को पढ़ा था, तब उस पाठ में हमने जाना था कि इन्होंने कहा है कि अपने गुरु के रूप में इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है वो लिया है, ठीक है। उनको गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया है। तो गोकुल चंद्र शुक्ल है आलोचना पुरस्कार हो गया, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान हो गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हो गया, अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान हो गया। तो ये कोई दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी जो भी 4-5 इनकी रचनाएं हैं वो निकलेंगी, ठीक है। 4-5 इनके जीवन परिचय से जो तथ्य निकलेंगे वो मैं आपको क्वेश्चनों में लिखा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आज के पाठ की तरफ। तो आज का पाठ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू, तो जो प्रभाष जोशी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इनका जन्म 1937 में हुआ था, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हम केवल उन्हीं चीज़ों पर दोस्तों ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारे पेपर से संबंधित है, हमारे पेपर में आने वाली हैं। प्रभाष जोशी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने, मालवा कहाँ है आपको पता है, मध्य प्रदेश में। यदि जन्म भी पूछ लिया जाए तो आपको
सीधे सीधे आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर ये बता सकते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की थी। ये मुख्य पेशे से दोस्तों, ये मुख्य रूप से पत्रकार हैं। उनसे पत्रकारिता के संस्कार लिए। यदि आपसे कहा जाए कि प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता के संस्कार किससे लिए, तो राजेंद्र माथुर, जो कि नई दुनिया के संपादक थे। इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद, चंडीगढ़ संस्करणों का संपादन, प्रजापति का संपादन, सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया। 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी। तो ये आपसे इनके जीवन परिचय से क्वेश्चन यदि बनता है पत्रकार से, तो वो होगा जनसत्ता अखबार किसने निकाला, तो वो हो जाएगा आपके प्रभाष जोशी ने। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभाष जी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। वे जनसत्ता में नियमित स्तंभ भी लिखा करते थे। कागद कारे नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। कागद कारे किसका लेख संग्रह है, तो वो है प्रभाष जोशी का। सन 2005 में जनसत्ता में लेख लिखे संपादकियों का चयन किया हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। प्रभाष जी में मालवा की मिट्टी के संस्कार गहरे तक बसे थे और वे इसी से ताकत पाते थे। देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में लाकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर दिया। उसे अनुवाद की कृत्रिम भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाने का प्रयास किया। प्रभाष जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर गंभीर लेखन की नींव डाली। क्रिकेट, टेनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन, इन विषयों पर उनका लेखन मर्म स्पर्शी है। कुमार गंधर्व की एक रचना आपके दोस्तों कक्षा 9 में भी लगी हुई है, ठीक है। तो इन विषयों पर उनका जो लेखन है वो मर्मस्पर्शी है। अब हम इनके दोस्तों अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रभाष जोशी ने अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, तो ये आपका पाठ है, ये आपको याद रखना है किसका लिखा हुआ है, प्रभाष जोशी का। पाठ जनसत्ता, ये जनसत्ता अखबार में 1 अक्टूबर 2006 में कागद कारे स्तंभ से लिया गया है। तो इनके जो लेखों का संग्रह कागद कारे के नाम से प्रकाशित हुआ था, तो उनसे ही दोस्तों इनका ये पाठ उठाया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले मालवा को मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। तो ये आपसे आ जाए कि कहाँ से ली गई है सबसे मोस्ट पंक्ति इस पाठ की, तो मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, तो अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता से ली गई है। कि अब को नीर की अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया है। यानी पहले तो मालवा में बहुत ज़्यादा बरसात होती थी और उसके बारे में कहावतें प्रसिद्ध रहती थी कि मालवा की धरती है वो गहन है और गंभीर है, वहाँ डग डग पर आपको रोटी है यानी अनाज मिलेगा और पग पग पर आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा, से तुलना की है। यानी कि पहले के क्या मालवा की स्थिति क्या थी और आज के समय में मालवा की स्थिति क्या है, उसकी इन्होंने तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। तो ये आपको याद रखना है कि किसकी देन है, यूरोप और अमेरिका की, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर सार्वभौमिक बन गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए। ये क्वेश्चन आया भी है कि जो खाऊ उजाड़ू सभ्यता है वो किस देश की देन है, तो वो है आपकी अमेरिका की और यूरोप की देन है। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है, सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। तो दोस्तों इस पाठ में बेसिकली बताया क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पाठ में बताया गया कि आज हम भौतिकवादी संस्कृति की तरफ अग्रसर हैं। जो हमने पश्चिम के देशों से जो संस्कृति हमने अपना ली है कि जिसमें केवल हम औद्योगिक विकास के साधनों को स्थान दे करके हम केवल अपने विकास की ओर ही ध्यान देते हैं, जबकि पर्यावरण की तरफ,
प्रकृति के साधनों की तरफ, प्रकृति के अंगों की तरफ हम कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से है वो प्रकृति है अपना स्वरूप है वो निरंतर खोती जा रही है। जो मालवा पहले पग पग रोटी डग डग नीर या डग डग रोटी पग पग नीर वाली कहावत सिद्ध करता था, आज वो मालवा सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अकाल जैसी स्थितियाँ बन गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम चलते रहेंगे तो जल्द ही दोस्तों पर्यावरण है उसकी बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी और मानव को इसका परिणाम है वो भुगतना पड़ा था। इस प्रकार का एक पाठ है दोस्तों, वो अंतरा भाग 2 में भी गद्य भाग में ब्रजमोहन व्यास जी का आया था। ठीक है, तो अपनी जो इन्होंने निर्मल वर्मा का था दोस्तों, वो निर्मल वर्मा का था। ठीक है, उनका एक पाठ था, तो वो वहाँ पर भी इसी प्रकार के औद्योगिकरण के कारण जो सिंगरौली गांव क्षेत्र था उसमें कोयला के क्षेत्र में था, वहाँ पर औद्योगिकरण के कारण जहाँ कोई वापसी नहीं, औद्योगिकरण के कारण प्रकृति की क्या हानि हो रही है बांध आदि बनाने से, उसका उन्होंने विस्तार से वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर भी इसी समस्या को दोस्तों उठाया। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से लेखक ने पहली मालवा से आज के मालवा की तुलना की है और किस प्रकार की समस्याओं को लेखक ने उजागर किया है। तो चलिए चलते हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। अब आप सोचेंगे कि इस प्रकार का नाम क्यों रखा है। तो पहले मालवा था तो बहुत अच्छा था, वहाँ पर डग डग रोटी पग पग नीर था, लेकिन आज का जो मालवा है, आपसे कहा जाए कि आज की सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को प्रभाष जोशी ने किसका नाम दिया है, तो खाऊ उजाड़ू सभ्यता का नाम दिया कि खाओ और उजाड़ो, प्रकृति की तरफ ध्यान मत दो। पहले दोस्तों प्रकृति को देवी माना जाता था। ठीक है, विभिन्न पेड़ों में विभिन्न देवताओं का निवास माना जाता था। वो इसीलिए ही था ताकि हम प्रकृति से प्रेम रखें, प्रकृति को बनाए रखें, इसका संरक्षण करें। ठीक है, जहाँ चिपको आंदोलन में दोस्तों यहाँ 363 महिलाओं ने जहाँ पर सर कटा दिए थे स्त्री पुरुषों ने, तो आज हम प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए हम पाठ को है वो अपना शुरू करते हैं। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था, काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा चौमासा अभी गया नहीं है। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता था लबालब भरा हुआ था, मटमैला बरसाती पानी। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी। दोपहर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी। लेकिन आसमान तो घूम घूम कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप लहलाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें, दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है, इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। यानी लेखक बताता है कि भाई पहले ज़्यादातर क्वार के महीने में, ठीक है, मानसून है वो चला जाता है मालवा से, लेकिन इस बार तो है वो जाते हुए भी जमे रहने की धौंसा दे रहा है। बार बार बरसात होने की आशंका है वो बन रही है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, सारे ज़रूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही जो मीणा जी है वो किस कारण दुखी थे, तो कुआलालंपुर में वो भारत हार गया था। पूछने पर मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरो, यानी कि बहुत पानी गिरा है। किसान कह कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूँ चना अच्छा हो गया। यानी कि अब जो कार्तिक की जो फसल है, यानी सोयाबीन की फसल तो ज़्यादा पानी के कारण गिर गई क्योंकि खेतों में पानी भर गया, और अब गेहूँ चने की फसल है वो अब अच्छी हो जाएगी, उसके लिए अब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सार में उनने कहा कि दुकान में लग गई। चाय और भजिया उन्होंने अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुँच गई। रास्ते में शिप्रा मिली। शिप्रा यानी नदी, जहाँ पर आपके शिप्रा नदी, ये क्वेश्चन दोस्तों अब की बार रीट में भी आया था कि जो शिप्रा नदी के किनारे किसकी जो समाधि है वो बनी हुई है। ठीक है, तो मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो वर्षों में दिखी थी। गए
महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह फ़ोन लगा के पूछा, खतरा कहीं ना था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब पुराने दिनों की बात है, वो कहता है लेखक। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है। यानी कितनी बरसात हुई थी? 40 इंच। कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ी कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में अत्ती की बोलने लगे हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना मालवा के आंगन में से निकलना है। उज्जैन से यदि आप देवास जाएंगे तो मालवा का आंगन कहा जाता है। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना मालवा के आंगन में से निकलना है। क्वार की धूप होती है तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती है, लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते डब्बा को कहा, अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नी यार, पेले माता बिठाएंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई। ताऊजी 1 बजने वाला है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास, यानी कि कितनी हो गई है उम्र इसकी, लेखक की हो गई है 70 की। नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेट कर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हैं, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से, सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। यानी कि ओंकारेश्वर में सामने सिमाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा है, तो नर्मदा नदी की बात कर रहा है। शायद इसीलिए वह चिढ़ती और तिन फिन फिन करती बह रही है। मटमैली कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह। वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थीं, शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थीं। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के निर्माण में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। चबत का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर से जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है। उससे हम बने हैं, उसके किनारे बैठना, माँ की गोद में डूबना है। तो अभी तक दोस्तों ऐसा कोई खास क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। ठीक है, ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़ का घाट। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खांकरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच में चोरल खूब बहती हुई मिली, तो चोरल नदी है। तो किन नदियों का वर्णन किया है? नर्मदा का हो गया, शिप्रा का हो गया, और फिर चोरल आ गई है। बिजवाड़ा में हर नाला बह रहा है, हर पहाड़ी पर नदी की रपट पर पानी था। हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने कितने स्रोत हैं, पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन्न देती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहाँ से शिप्रा निकलती है। तो शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? केवड़ेश्वर से। कालिदास की शिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई है। यानी शिप्रा है वो ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में जब महाकाल के यदि पांव पखारे तो इसलिए वो शिप्रा नदी है वो पवित्र मानी जाती है। चंबल
विंध्य के जनापाव पर्वत से, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में जा मिली है। चंबल की भी बात इन्होंने कर ली है। मालवा की ये प्रमुख नदियाँ हैं, शिप्रा हो गई, ठीक है, और ये हो गई आपकी चोरल हो गई, और आपकी नर्मदा हो गई, चंबल हो गई। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफ़ी पानी था, खूब बह रही थी, उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है, इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधी सागर बांध है वो किस पर बना हुआ है, तो चंबल पर बना हुआ है। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है कि, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। पार्वती काली सिंध भी नदी हैं मालवा की। 2 दिन उसके पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। वर्षों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई। मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना, जीवन के स्रोत का सदा जीवित बने रहना है। ये दोस्तों इसका मेन पंक्ति हो जाएगी कि नदी का सदा नीरा, यानी कि सदा ही बहते रहना, सदा हमेशा जल वाली बने रहना ही जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। यदि नदी है वो सदा बहती रहेगी तो दोस्तों जीवन का जो स्रोत है, मानव जीवन है, वो भी सदा जीवित रहेगा। यदि नदियों का पानी सूख जाएगा तो जल्द ही दोस्तों मानव जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं। पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया ना। रेनेसा दोस्तों एक क्रांति का, उसे रेनेसा कहा जाता है। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए। तो किन की चर्चा की है? विक्रमादित्य की, भोज की और मुंज की। वे और मालवा की सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई, ताकि बरसात का पानी रोका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवित रख सकें। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर जाने दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। यानी कि पहले क्या है, पहले जो तालाब बनाए जाते थे दोस्तों, तो इनमें नीचे है वो पक्का फर्श नहीं किया जाता था, ताकि जो पानी है वो रिस कर जाए तो ज़मीन के ही गर्भ में चला जाए। लेकिन आज हैं वो पक्के बांध बनाए जाते हैं, जिससे कि उनमें गाद की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा अब सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपल्या पाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है। यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जिनमें कभी मैं नहाया हूँ, ना अपर शहर की है। हाथी पाला का नाम इसलिए है कि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा गुलजार रखती थी, आज वे सड़े नालों में बदल गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सबके यही हाल हो रहे हैं। यहाँ पर ये नदियों की समस्या बता रहे हैं कि पहले नदियाँ हैं वो बहुत ही पानी वाली होती थी, ठीक है, बहुत गहराई तक बहती थी और बहुत ही यानी कि प्रति वर्ष है वो सदा नीरा रहती थी। और लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, आज के समय में वो नालों में परिवर्तित हो गई है। ये सदा नीरा नदियाँ मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती हैं। चौमासी में चलती हैं, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज़्यादा पानी गिरा है और इतने में नदी, नाले, तालाब, बावड़ियाँ, कुएँ चैतन्य हो गए हैं। तो सोचिए पहले इतना पानी गिरता था तो पहले की स्थिति क्या होगी। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 के रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की ये जानकारी ही आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल था 1899, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। यानी कि किस साल सबसे कम मालवा में पानी गिरा था, तो वो था 1899, जिसे कि छप्पनिया अकाल कहा जाता है। इस समय दोस्तों बहुत पूरे भारत में छप्पनिया बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन उस समय मालवा में 15.75 इंच बारिश हुई थी। लोक में यही 56 का काल है।
लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे और कहते हैं तब भी खाने को पीने को काफ़ी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तो एक तो 1899 में कम गिरा था पानी सबसे कम, और सबसे ज़्यादा पानी गिरा था 1973 में। 1973 यानी कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, 77 इंच पानी है वो गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर, पीपल्या, पाला टूटकर वहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं हैं। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा के लोग ना तो प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उनके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी। अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। तो विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने इसका नाम दिया है, उजाड़ की अपसभ्यता का नाम दिया है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश जैन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ झाड़ू सभ्यता की जो कतरनें निकाल रखी हैं वे बताने को काफ़ी हैं कि मानव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं रही, क्यों 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 यहाँ डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ़ के बजाय पानी गिरा, क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए, यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने में सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने पहले का मालवा क्या था, उसमें पानी की स्थिति क्या थी, नदियों की स्थिति क्या थी, फसलों की स्थिति क्या थी, और आज के समय में मालवा की स्थिति क्या है, नदियों की स्थिति क्या है, फसलों की स्थिति क्या है, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और इसके पीछे कारण इन्होंने क्या बताया, कारण बताया कि जो आज की विकास की औद्योगिक संस्कृति है, जिसे कि खाऊ झाड़ू अपसभ्यता की संस्कृति लेखक ने कहा है, ठीक है। अमेरिका, यूरोप के विकसित देश हैं जो विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनके कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसकी वजह से ही ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो अभी भी इस पर अपनी गलती है वो मानने को तैयार नहीं है। तो हम थोड़े से इसके क्वेश्चन है वो देख लेंगे। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तो मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हरा भरा हो जाता है, खुशियाँ लहर जोड़ रहे, ठीक है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। औद्योगिक संस्कृति है। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते, पहले के ज़माने में लोग कुछ नहीं जानते। क्योंकि आज के समय में दोस्तों थोड़ी सी पढ़ाई है वो ज़्यादा बढ़ गई है, हमें इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजा विक्रमादित्य थे, मुंज थे, भोज थे, जिन्होंने ऐसे तालाब बनाए कि जो धरती के पानी को धरती में रख करके रखते थे और बरसात के पानी को ऊपर बना करके तालाब के माध्यम से रोक करके रखते थे। मालवा में विक्रमादित्य, भुंज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव में उन्होंने क्या प्रबंध किए, तालाब बनाए। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। आज के समय में नदियों के पानी का दुरुपयोग हो रहा है, हम उसमें रसायन और कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को, ठीक है, उसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं। इसलिए जो गंदे पानी का नाला है वो बन गई नदियाँ। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अपसभ्यता है। क्योंकि विकास की सभ्यता से ही दोस्तों सारी की सारी जो कारण हैं, जो परिणाम है वो बहुत ही देखने को पड़ रहे हैं कि बर्फ़ है वो पिघल रही है, बाड़मेर में गांव डूब गए हैं और लद्दाख में साफ वर्षा हो रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो समुद्रों का जो जल स्तर है वो 3 इंच बढ़ गया है। तो इस प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं वो इसी विकास सभ्यता का परिणाम है। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, वही भूमिका है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा नहीं पाती है, ठीक है। इसलिए है जो अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा है बढ़ रहा है। तो निथरी माने फैली या चमकीली, चौमासा माने बारिश के 4 महीने, ठीक है। चौमासा 4 मासा यानी बारिश के महीनों को चौमासा कहते हैं। ओटले माने मुख्यधार, घूम माने बादलों के गरजने की आवाज़, पानी बहुत गिरी मानी पानी बहुत गिरा, फसल तो गली गई, फसल में पानी में डूब गई, सड़ गल गई। पण माने परंतु, उन्होंने माने उन्होंने, अत्ती माने बढ़ा चढ़ा कर रसचुक्ति में। मालवा की धरती गहन गंभीर डगडग रोकटी पग पग नीर,
ठीक है। मालवा की धरती गहन गंभीर है, जहाँ डगर डगर पर रोटी पककर पर पानी मिलता है, यानी मालवा की धरती खूब समृद्ध है। पश्चिम के रेनेसा, पश्चिम का पुनर्जागरण काल है, उसे रेनेसा कहा जाता है। विपुलता की आश्वस्ति, संपन्नता, समृद्धि का आश्वासन। अपनी मालवा खूब पाक्यो है, कि मालवा खूब समृद्ध है, यानी इतनी बरसात हुई है कि फसलें हरी भरी हो गई हैं। इस प्रकार है वो मालवा के लोग खुशी हैं। पहले माता बैठाएंगा, पहले माता की मूर्ति स्थापित करूँगा। रड़का यानी लुढ़का, मंदे उजाले में गमक रही थी, हल्के प्रकाश में सुगंधित हो रही थी। चबत का चांद यानी चतुर्थी का चांद। 56 का काल, 1899 का भीषण काल। दुष्काल का काल, बुरा समय का काल। पूर्व माने बाढ़, गाद माने झाग, कूड़ा कचरा। कलमल करना, संकरे रास्ते से पानी बहने की आवाज़। सदा नीरा माने हर वक्त बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया अपना मालवा उजाड़ू खाऊ सभ्यता, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये आपका इसमें से 8-10 क्वेश्चन है वो आपके बन रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो जनसत्ता है वो अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, और इनकी एक रचना है व्योमकेश दरवेश। तो 10-12 क्वेश्चन ही दोस्तों आपके प्रत्येक पार्ट से बनने वाले हैं। यदि आप पढ़ लेंगे, 1-2 बार यदि आप पढ़ लेंगे, उसकी जो मेन थीम है वो आपके दिमाग में दोस्तों सेट होनी चाहिए। कई क्वेश्चन होते हैं जो हम सोच नहीं सकते कि ये बन भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप थीम से ही आप उसको कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ाते समय प्रत्येक विस्तार से आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। और इसी तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भी दोस्तों कोई समस्या नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि आपको आज पाठ समझ में आया होगा। और आज हमारी दोस्तों कक्षा 12 की जो ऐच्छिक हिंदी की दोनों किताबें हैं वो यहाँ पर हमारी गद्य भाग की पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों जल्द ही हम पद्य भाग की जो शुरुआत है वो करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारे रचनाकार लगे हुए हैं। रीतिकाल में से भी दोस्तों घनानंद लगे हुए हैं, केशवदास लगे हुए हैं। ठीक है, तो जल्द ही दोस्तों हम उनको पढ़ने वाले हैं। विष्णु खरे लगे हुए हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।